नमस्कार, लिए बहुत सा प्यार मैं फिर हाजिर हूँ। कैसी हैं मेरी डिवाइन सोल्स? होप जितनी रफ्तार से मैं आपके लिए मैसेज और स्टोरीज ला रही हूँ, उतनी ही रफ्तार से ये आपके दिल को छू के आप में ट्रांसफॉर्मेशंस ला रही होंगी। क्या सोचते हैं आप? क्या 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर की अनुपम भेंट आपके लिए उपयोगी है? क्या ये सबक जिंदगी की राह को सही उद्देश्य देने में सार्थक है? बताइएगा जरूर। वैसे ये परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशंस यदि अभी नहीं हो रहा तो यकीनन डिवाइन टाइम का इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले तो किसी को कुछ नहीं मिलता। ईश्वर जानता है कब किसके लिए क्या सही है। वो हमें वो नहीं भी दे जो हमें चाहिए, लेकिन वो जरूर देता है जो हमारे लिए उचित है। तभी तो वो वसुधा आज भी अपने आंसुओं से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। कौन वसुधा? आइए जाने। वसुधा और मनोहर की आज सगाई हुई थी। दोनों ही बहुत खुश थे। स्कूल की 11वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई दोनों ने साथ ही की थी। घर वालों को भी दोनों के बीच चल रहे आपसी प्रेम का आभास था। वसुधा ने बीएड करने के लिए मनोहर को राजी कर लिया था और मनोहर भी तो अभी एलएलबी करना चाहता था। दोनों ने परिवार की इच्छा पर अपनी रजामंदी की मोहर लगाई और विवाह तय हो गया। ठीक 2 महीने बाद दोनों का विवाह था। एक दिन ऐसी ही पार्टी के बाद वह रविंदर के घर से लौट रहा था। रास्ते में उनकी कुछ बातचीत हुई जिसका गहरा असर मनोहर पर हुआ, लेकिन उसने उसे किसी पर जाहिर नहीं किया। और वो दिन भी आ गया जब वसुधा दुल्हन बन मनोहर के पास थी। वक्त बीतता गया। गृहस्थी की यात्रा शुरू होकर आगे चल पड़ी। वसुधा ने सबका दिल जीत लिया था और इस तरह अपने ऊपर सबकी जिम्मेदारी भी ले ली थी। 3 महीने बीत गए थे। बीएड के फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन मनोहर फॉर्म स्वयं नहीं लेके आया। एक दिन अचानक वसुधा की सहेली का फोन आया। अरे वसुधा, सेंटर कौन सा भरा तूने? मैं भी वही भर दूंगी, इसी बहाने फिर से साथ होंगे। वसुधा हैरान, लेकिन अपनी हैरानी को छुपाकर बोली, यार मैं तो तेरी ही वेट कर रही थी। सोचा था दोनों साथ में फॉर्म भरेंगे, इसीलिए तो मैं अभी तक फॉर्म भी नहीं लाई। अरे ये क्या किया तूने? आज तो लास्ट डेट है। मैंने मनोहर जी को बताया भी था और तू कह रही थी कि उफ, फॉर्म लाई ही नहीं। अब तक फॉर्म शायद मिलेंगे भी नहीं। 13 साल तो गया। खैर जल्दी कर, मैं तो जमा करवा रही हूं, ये ना हो कि मेरा भी रह जाए, कहकर उसने फोन रख दिया। वसुधा हैरान भी थी और दुखी भी। ये क्या, मनोहर ने मुझे बताया तक नहीं, पर क्यों? शाम को मनोहर घर लौटा तो वसुधा ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि अपने कमरे में थी, औंधे मुंह लेटी। मनोहर ने जाकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया, लेकिन तभी उसे वसुधा की सुबकी सुनाई दी। अचानक बोला, क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मम्मी पापा से सरप्राइज मीटिंग करवाते हैं। और हाँ, डिनर बाहर करेंगे। जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी सासू माँ को बता कर आता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वसुधा कुछ ऊंची आवाज में बोली। वे पलंग से उठ चुकी थी। मनोहर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पर मैंने क्या किया? तुमने मेरा साल खराब कर दिया और कहते हो किया क्या? कहकर वो रो पड़ी। मनोहर बड़े प्यार से उसके करीब आया, उसे गले लगा के बोला, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया वसु। असल में तुम्हें घर में इतना अपनापन और खुशी से रहते देखा कि लगा ही नहीं कि तुम अब भी बाहर के वातावरण में लौटना चाहती हो। और वैसे भी मैंने कौन सा तुमसे कोई नौकरी करवानी है। आराम से राज करो। फिर से पढ़ाई तो वह करना चाहती थी, लेकिन रोज रोज अगर वह आने जाने के लिए मनोहर को कहेगी तो उसके समय का हर्जा होगा, और अकेले ऑटो पर जाना या फिर बसों में, दोनों ही मुश्किल थे। और कॉलेज काफी दूर था। वैसे भी इस साल तो समय हाथ से निकल ही गया था। अगले साल तक बहुत समय था सब कुछ सोचने को। उसने मनोहर का कान हल्के से पकड़ा और जुर्म से पहले ही सजा भुगतने को तैयार अपने प्रेमी पति को माफ कर दिया। वैसे भी मनोहर के प्रेम में वसुधा इतनी रंग चुकी थी कि उसका कोई फैसला गलत मानने का उसे भ्रम भी नहीं था। वक्त निकल रहा था। वसुधा के हृदय में आगे की पढ़ाई का विचार डामाडोल होने लगा, लेकिन अचानक सासू मां को पहला हार्ट अटैक आ गया। घर की स्थिति पलट गई। वसुधा की जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन शुक्र था कि सासू मां की हालत में सुधार आने लगा। अब तो हर पल यही कहती, पोता देख लूं, फिर चाहे आंखें मुन जाएं, कोई दुख ना होगा। मनोहर और वसुधा दोनों वहीं खड़े थे। मां की इच्छा समय का आदेश था मानो। मनोहर ने फिर भी वसुधा की राय को प्राथमिकता दी।
वसुधा कब अपने पतिव्रत धर्म से पीछे हटना चाहती थी। उसने मनोहर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। घर में नए मेहमान के आने की तैयारियां शुरू हो गई और वसुधा स्वयं भी बहुत खुश थी। वसुधा ने अपनी आगे बढ़ने की इच्छा को यह कह के दबा दिया कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, और फिर कभी जिक्र नहीं किया। वैसे भी एक बच्चे के बाद 2 साल बाद ही दूसरा बच्चा। वसुधा पूरी तरह से अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और बेहतर मां बनने के प्रयास में जुटी रही। पढ़ाई की ना सही, लेकिन जिंदगी की कड़ी परीक्षा की बेला आन पड़ी। मनोहर एक केस के सिलसिले में कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ा था जो शातिर खिलाड़ी थे। अपने केस को हल्का पड़ते देख उन्होंने पहले तो मनोहर को रिश्वत खिलाकर अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन जब बात यूं ना बनी तो उन्होंने उस हत्या का षड्यंत्र कुछ यूं रचा कि दुर्घटना लगे। ट्रक से उसकी कार को टक्कर मरवा दी गई और सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण मनोहर की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वसुधा मानो निराकाश हो गई। छोटे छोटे 2 बच्चे, बूढ़े सास ससुर, किसको देखे, कैसे जिए, क्या करे, किससे मदद मांगे। लेकिन वह जानती थी कि उसे ही संभलना पड़ेगा, तभी तो नन्हे बच्चों और अपने प्रिय मनोहर के माँ पिता की वो सेवा कर पाएगी। सुसंपन्नता तभी तक रहती है जब अर्थव्यवस्था गतिमान रहे, अन्यथा भरे कुएं भी खाली होने लगते हैं। साल बीत गया था मनोहर की मृत्यु को। वसुधा ने शाम के खाली समय में आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सास ससुर ने जितनी हो सकी उसकी मदद की। वे शर्मिंदा थे कि काश उसकी पढ़ाई की इच्छा उन्होंने पूरी होने दी होती तो शायद आज वह परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाती, पर उन्होंने अपनी गलती का सुधार उसकी मदद के रूप में किया। वसुधा ने उन्हें इस बात की कभी उलाहना नहीं दी, बल्कि उन्हें उनका मनोहर बन जाने का विश्वास दिलाया। ये बड़ी बात थी और उन्हें इस बात पर बड़ा गर्व था। एक दिन वसुधा ने अखबार में देखा कि बीएड के फॉर्म निकले हैं। उसने सास ससुर से इजाजत मांग फॉर्म भर दिया और अपनी आगे की पढ़ाई आरंभ कर दी। वक्त कैसे निकलता है पता ही नहीं चला। बीएड फर्स्ट क्लास से पास करते ही वसुधा को सरकारी नौकरी मिल गई। शायद ईश्वर भी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, लेकिन अपनी पढ़ाई को उसने रोका नहीं। वह एमए, एमएड और फिर पीएचडी तक की पढ़ाई करती चली गई। माँ की लगन देख बच्चे भी पढ़ाई में रुचि लेते गए और सफलता उनके भी कदम चूमती रही। घर में संपन्नता और खुशहाली लौट आई थी। इसी दौरान प्रिंसिपल के पद की नियुक्ति के लिए आवेदन भरे जा रहे थे। वसुधा ने भी भर दिया और उसकी किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। बीते वक्त ने उससे जो कुछ भी छीना, उसकी एवज में सफलताएं मानो उसका मस्तक चूमने को आज तक इंतजार कर रही थी। वसुधा को कॉलेज प्रिंसिपल के पद की नियुक्ति मिली। बूढ़े सास ससुर सचमुच आज पुत्र वधू में पुत्र का रूप देख रहे थे। अब उन्हें जीवन से कुछ नहीं चाहिए था। ईश्वर ने सभी के लिए कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं और उनको यथापूर्वक निभाने पर उसके खूबसूरत परिणाम और पुरस्कार भी। आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं क्या? जरा सोचिए। फिर मिलते हैं। आपकी दोस्त पुनीता को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।